2005, then what we did was that we started a program of moving towards development of these CubeSats. ये क्वेश्चन आता भी है स्टूडेंट्स की तरफ से कि इस्लामाबाद में आने के बजाय यहाँ पे बनाते हैं। हाँ, तो वजह ये है आंसर भी मिल गया आज सब लोग। Assalamu alaikum ji, IMC Baitak is back once again after a long time, and I am your new host Hamza Farooqi from Aeronautical and Astronautical Department. Today we have the honor of hosting a remarkable person who has propelled Pakistan into the cosmic spotlight. Pakistan is launching its own satellite, and behind this, at the forefront of this historic achievement, lies the name Dr. Qamarul Islam, the driving force behind iCube Qamar CubeSat, जिन्होंने लीड किया है इस प्रोजेक्ट को और उस टीम को जिसने मैन्युफैक्चरिंग की है इस सैटेलाइट की, जो कि चांगे 6 मिशन के साथ नेक्स्ट मंथ यानी कि 3 मई को लॉन्च होने जा रहा है। जो मिशन उसमें हमारा पेलोड iCube Qamar CubeSat मिनिएचर सैटेलाइट के नाम से। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर कमरुल इस्लाम से और जानने की कोशिश करते हैं उन्हीं की ज़ुबानी इस प्रोजेक्ट के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्पेक्स और फीचर्स पर, और इसका जो सैटेलाइट का ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या होगा, बताइए। आई थिंक मेरे ख्याल से स्पेक्स से पहले हम एक जनरली डिस्कस कर लेते हैं कि मिशन क्या है और क्यों है ये। आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात तो ये है कि इस कोई बात को मैं ज़रा थोड़ा एक्सटेंड करना चाहूँगा, वो ये है कि जो स्पेस है उसमें जाना बहुत महंगा है। इट्स रियली वेरी एक्सपेंसिव टू गो ऑन इन स्पेस। तो ट्रेडिशनली जितनी भी स्पेस डेवलपमेंट है ना, दे वाज अराउंड नेशनल स्पेस एजेंसीज बिकॉज देयर वाज लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व इन दैट। और जो बड़ी सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, और ये सारी कंपनीज़ जो हैं दे स्पेंड लाइक लॉट ऑफ मनी। एनी सैटेलाइट फॉर एग्जांपल मे कॉस्ट 100, 200, 300 मिलियन डॉलर्स। और उसमें एक बड़ा प्रॉब्लम ये था कि जब आप कोई नई टेक्नोलॉजी उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं तो इट इज़ वेरी कॉस्टली, बिकॉज अगर उस टेक्नोलॉजी की वजह से फेलियर होता है तो इट्स अ बिग लॉस। तो फिर यूनिवर्सिटीज़ ने, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन अराउंड द वर्ल्ड thought of having a standard that we can use which is compatible, क्योंकि बहुत सारे सैटेलाइट जो होते हैं ना ये कस्टमाइज्ड होते हैं। फॉर ईच रिक्वायरमेंट देयर इज़ अ कस्टमाइजेशन रिक्वायर्ड। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, यूनिवर्सिटीज़ ने कहा कि कोई ऐसा हम स्टैंडर्ड डेवलप करें जो कि इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड हो। तो देन दे केम अप विद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और एक और साथ उनका कैलिफोर्निया में पॉलिटेक इंस्टीट्यूट है, दे केम अप विद द स्टैंडर्ड विच इज़ कॉल्ड CubeSat स्टैंडर्ड। उसमें यह है कि 1 CubeSat 1U इज़ अराउंड 1 kg। दे स्टार्टेड ऑफ, अब थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। तो वो एक स्टैंडर्ड ये है कि फिर उस स्टैंडर्ड में जो भी कंपनीज, जो भी यूनिवर्सिटीज़ उसको बनाएंगी उस स्टैंडर्ड पे बनाएंगी। तो ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है। तो अब और ऑब्वियसली ये सारा जो है ना काम लो अर्थ ऑर्बिट में होता है, क्योंकि लो अर्थ ऑर्बिट में ये जो मिनिएचर सैटेलाइट्स कैन एक्चुअली डू इज टेस्ट टेक्नोलॉजी एंड सी हाउ feasible it is, this satellite technology that can be used for bigger satellites. So ये एक आपका ना टेस्ट बेड है basically. So many different so when I came here in 2005, then what we did was that we started a program of moving towards development of these CubeSats. So फिर 2007 में we established our first ground stations to receive the satellites, mainly the CubeSats and amateur satellites. We also have the ability to receive in S-band. Generally these are all radio amateur frequency bands, which are VHF, UHF bands. So that was the start, and then we started building our own satellite, 1U CubeSat, in 2009, and we were already developed in 2012.
and we were looking for the launcher. There was just delay in the launch. So because whenever you have satellites, the number of satellites, CubeSats go together. So what happened was that we got one launch in Russia, and the satellite was an Italian satellite in which our satellite was integrated. So the number of CubeSats were there. So we integrated our satellite in Italy, and it was launched in 21st of November 2013. So that was the start of CubeSats in IST. ओके सर, सर बताइएगा इसका ऑब्जेक्टिव, इसका मेन मिशन क्या होगा सैटेलाइट का? मतलब इसने क्या उन 3 माह में या 6 माह जो ये ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, तो इसने क्या वहाँ पे पिक्चर्स लेनी है, किस बारे में, और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? जी जी तो अब मैं थोड़ा सा IQ-1 से थोड़ा आगे चला जाता हूँ. उसके अलावा हमने वी ऑल्सो आर इन क्लोज कोलैबोरेशन वर्किंग विद एशिया पैसिफिक स्पेस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन which is based in China, and there are a number of countries, 8 countries are part of that. So we worked on a bigger satellite, which is a 3U satellite. So they were developing a 3 satellite, 1 microsat and 2 CubeSat constellations. So we actually joined that, and fortunately I headed that project in Turkey and in China as well during that project progress. And we actually worked on one of those satellites which is SSS-2A in collaboration, and that satellite was launched in 2021. And so now that I mentioned Asia Pacific Space Cooperation Organization, the Asia Pacific Space Cooperation offered 2 APSCO member countries an opportunity through China's National Space Agency on Chang'e 6. Because what Chang'e 6 is going to do is it will going to bring soil from the far side of the moon. And they wanted international payloads as well, so they actually opened up for international payloads. तो ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है. तो अब और ऑब्वियसली ये सारा जो है ना काम लो अर्थ ऑर्बिट में होता है, क्योंकि लो अर्थ ऑर्बिट में ये जो मिनिएचर सैटेलाइट्स कैन एक्चुअली डू इज टेस्ट टेक्नोलॉजी एंड सी हाउ feasible it is, this satellite technology that can be used for bigger satellites. So ये एक आपका ना टेस्ट बेड है basically. So many different so when I came here in 2005, then what we did was that we started a program of moving towards development of these CubeSats. So in 2007 में we established our first ground stations to receive the satellites, mainly the CubeSats and amateur satellites. We also have the ability to receive in S-band. Generally these are all radio amateur frequency bands, which are VHF, UHF bands. So that was the start, and then we started building our own satellite, 1U CubeSat in 2009, and we were ready, developed in 2012, and we were looking for the launcher. There was just delay in the launch. So because whenever you have satellites, the number of satellites, CubeSats go together. So what happened was that we got one launch in Russia, and the satellite was an Italian satellite in which our satellite was integrated. So the number of CubeSats were there. So we integrated our satellite in Italy, and it was launched in 21st of November 2013. So that was the start of CubeSats in IST. CubeSat 1 जो हमारा था, उससे काफ़ी ज़्यादा मेहनत इस पे लगी होगी, मतलब इसे कस्टमाइज करने में. जी वो जो था ना CubeSat 1 जो था ना, उसकी सारे स्पेक्स एज पर CubeSat स्टैंडर्ड थे. उसका स्ट्रक्चर 1U CubeSat का था, उसके सारे PCBs 1U CubeSat के से थे, और वो फिट इन होता था नॉर्मल जो डिप्लॉयर पॉड है जो कि यूज़ होती है CubeSats के लिए. नॉर्मली 3U पॉड होती है, उसमें आप अगर 3U है तो पूरा एक आ जाता है, और अगर 1U है तो 3 आ जाते हैं, फिर 2U और 1U भी आई मीन इज कॉम्बिनेशन ऑफ. और वो पॉड्स इंटरनेशनली अवेलेबल भी होती हैं.
अब इस केस में क्योंकि कस्टमाइज था तो उस तरह का पॉड हम यूज़ नहीं कर सकते थे और वो पॉड फिजिकली फिट भी नहीं हो सकता था उसमें। तो उसका इसलिए कि हमें फिर डिप्लॉयर जो था ना वो बड़ा यूनिक सा डिप्लॉयर उसके साथ वो किया और फिर यूनिक डिप्लॉयर को उनके साथ जो चेंगे 6 वालों को उनके रिक्वायरमेंट्स को मीट करना कि ये जो है रिक्वायरमेंट प्लस ये कि वो उसमें और भी स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स थी कि ये जो है कितनी जब डिप्लॉय होता है तो इट एक्चुअली क्रिएट्स थ्रस्ट जो कि उसका इम्पैक्ट ना उस पर भी आता है व्हीकल पे भी आता है जो सो वो सारी चीज़ें फिर वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट सो वे नंबर ऑफ टेस्ट वर डन फॉर दैट। रिस्क जो है वो कम हो चुका है अभी तक। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो हर चीज़ एस्पेक्ट में ना उनकी काफ़ी रिक्वायरमेंट्स है और अब जो स्टेटस वो ये है कि इट हैज़ पास्ड ऑल द टेस्ट एंड it is now currently actually integrated at the launch site with the orbiter और ये जो है is ready for। अब मैं थोड़ा सा IQ-1 से थोड़ा आगे चला जाता हूँ। उसके अलावा हमने we also are in close collaboration working with Asia Pacific Space Cooperation Organization which is based in China and there are a number of countries, 8 countries are a part of that. So we worked on a bigger satellite, which is a 3U satellite. So they were developing a 3 satellite, 1 microsat and 2 CubeSat constellations. So we actually joined that and fortunately I headed that project in Turkey and in China as well during that project progress. And we actually worked on one of those satellites which is SSS-2A in collaboration. And that satellite was launched in 2021. And so now that I mentioned Asia Pacific Space Cooperation Organization, the Asia Pacific Space Cooperation offered 2 APSCO member countries an opportunity through the China's National Space Agency. सर हम आपसे प्रोसेस जानना चाहेंगे इस सैटेलाइट की मैन्युफैक्चरिंग का। क्या हमारे स्टूडेंट्स ने ही इसको मैन्युफैक्चर किया है, हमारी लैब्स में हुआ है या फिर चाइना की लैब्स में जाके हुआ है? अच्छा, इसका सवाल का जवाब मैं ना आपको इस तरह से दूंगा कि सैटेलाइट्स में जब भी आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं तो देयर आर टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल्स। तो टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल आपके 9 टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल होते हैं। अगर आपने कोई चीज़ बना ली इसका मतलब और लैब में बना ली है वो काम कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्पेस में जा सकती है। तो अगर आपने कोई प्रोटोटाइप बनाया है और वो काम कर रहा है तो आप फिर नेक्स्ट रेडीनेस लेवल पे जाएंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट रेडीनेस में जाएंगे, फिर उसको फील्ड में टेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर उसकी टेस्टिंग होगी। तो आप हर लेवल जो है वो एक सर्टन उसके लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके सर्टन रिक्वायरमेंट टेस्ट होते हैं। स्टूडेंट्स जनरली जो कंट्रीब्यूशन होता है ना वो आपका लैब तक का कंट्रीब्यूशन होता है जनरली, क्योंकि उनकी जो उन्होंने काम किया होता है और जिस तरह से वो काम करते हैं और जनरली जो लैब्स होती हैं वो ऐसे ही होता है कि आप प्रोटोटाइप बना रहे हैं, उसके बाद जो है उसको मैच्योर किया जाता है। क्योंकि स्पेस में आपके पास आपने जाना होता है तो आपको उसकी थर्मल वैक्यूम टेस्टिंग भी करनी होती है, उसकी शॉक टेस्टिंग भी करनी होती है, उसकी मटेरियल्स टेस्टिंग भी करनी होती है, बहुत सारे वो होते हैं। तो ये आप कह सकता हूँ कि ये कंबाइंड है, स्टूडेंट्स की एफर्ट्स भी हैं, स्टूडेंट्स की कंट्रीब्यूशन भी है, प्रोटोटाइप्स भी हैं, फिर इसको थोड़ा सा हमारी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है सुपार्को है, उनके पास कुछ फैसिलिटीज़ हैं, उनके पास टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं बिकॉज दे डू वर्क ऑन सैटेलाइट्स जो कि स्पेस में जाते हैं, तो वो उनको वहाँ हम ज़्यादा मैच्योर कर सकते हैं। उसके अलावा फिर एक और बड़ी बात ये है कि ये जब आप लो अर्थ ऑर्बिट से बियॉन्ड अर्थ जाते हैं तो उसमें और स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, क्योंकि जब आप अगर अर्थ से के मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल जाते हैं तो आपके पास रेडिएशन लेवल्स ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिर देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। प्लस ये कि जो हमारा चेंगे 6 है उनकी अपनी बड़ी स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स हैं कि क्योंकि वो इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव
मशीन, और जाहिर सी बात है वो कोई उसमें रिस्क नहीं लेना चाहते, तो उन्होंने एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स रखी होती हैं टू रिड्यूस द रिस्क लेवल। उनका जो रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट है उनकी कंडीशन में वो 99.999% तक होती हैं। इसलिए हमने बहुत ज़्यादा टेस्ट से गुज़रना था और टाइम भी हमारे पास कम था, तो वो ऑब्वियसली हमारी सारी लैब्स कुछ यहाँ पर हैं, कुछ जो टेस्ट हुए वो चाइना में हुए हमारे, स्पेशली हमारे पास। और एक और मैं बात बताऊँ, मैंने तो क्यूबसेट की बात की है, क्यूब का सेट का स्टैंडर्ड की भी बात की है, लेकिन ये जो हमें स्पेस मिली ये नॉर्मल स्टैंडर्ड क्यूबसेट्स उसमें फ़िट नहीं होते थे। अगर हम नॉर्मल क्यूबसेट रखें तो वो उसमें फ़िट नहीं होता था इस तरह से कि जितनी हमें स्पेस चाहिए थी, क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरह से, तो दैट मीन्स कि हमें उसे कस्टमाइज़ करना था। सो दिस इज़ अ कस्टमाइज्ड क्यूबसेट, इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड क्यूबसेट। तो कस्टमाइजेशन के केस में हमने इसका सारा स्ट्रक्चर जो है कस्टमाइज्ड स्ट्रक्चर है। फिर ऑल्दो हमने जो कार्ड्स वगैरह यूज़ किए हैं वो काफ़ी सारे जो हैं वो बेस्ड ऑन द क्यूबसेट स्टैंडर्ड्स ही यूज़ किए हैं, लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी सारे इक्विपमेंट हैं, तो वो दिस इज़ अ कस्टमाइज्ड फॉर द लूनर प्रोजेक्ट। ये डेट भी बताइएगा इसकी, कब लॉन्च हो रहा है और क्या टाइमिंग्स होंगी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक? लॉन्च मैं डेट आपको बता देता हूँ, वैसे अभी तक तो उन्होंने अनाउंस नहीं की है, तो वो अनाउंस करेंगे तो होगा फर्स्ट वीक ऑफ मई, लेकिन जो आई डोंट नो ये आप कब ब्रॉडकास्ट करेंगे, तो ये 3rd ऑफ मई है। जो एग्जैक्ट टाइम हमें अभी तक कम्युनिकेट नहीं हुआ, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग है समवेयर अराउंड द आफ्टरनून ऑफ 3rd मई। So that will be the launch. सर अपना एक्सपीरियंस बताइएगा स्टूडेंट्स के साथ और लैब्स में जो आपकी वर्किंग टीम थी, उसके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा था, और जो यंग लोग हमारी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे वो किस तरह से काम कर रहे थे, कितने इंथुजियास्टिक थे इस बारे में? मैं आपको जवाब देता हूँ। पहले मैं उसका बता दूँ, वो लॉन्च तो 3rd मई को होगा, बट इट विल टेक 5 days टू रीच द मून। अगर आप there's different ways how to reach the moon. The direct method simple अगर आप यूज़ करें तो उस केस में सर्कुलर ऑर्बिट में जाएंगे, वहाँ से फिर एक थ्रस्ट जनरेट होगी एंड देन वी सी मून दैट इज अराउंड 380,000 किलोमीटर ऑन एवरेज, सो समवेयर अराउंड दैट। तो इट विल टेक 5 अर्थ डेज टू रीच ओवर देयर। तो उस हिसाब से ये 3 तारीख को लॉन्च होता है ना, तो 8th मई को बेसिकली ये रिलीज़ होगा इन दी लूनर ऑर्बिट एंड इट्स 12 आवर ऑर्बिट। यानी कि 1 ऑर्बिट जो है ना पूरा उसका 12 आवर का एलिप्टिकल ऑर्बिट है, और ये डिज़ाइन इस तरह से है कि ये उसके अगर आपने जिन लोगों ने ऑर्बिटल मैकेनिक्स पढ़ी हो तो वो उस हिसाब से उसका जो पेरिजी है या पेरिलियन है अगर हम कहते हैं, यानी कि जब भी कोई सैटेलाइट किसी भी सेलेस्टियल बॉडी के अराउंड ऑर्बिट कर रहा हो तो उसका एक मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, एलिप्टिकल ऑर्बिट होगा तो, और एक मिनिमम डिस्टेंस होता है। तो मिनिमम डिस्टेंस जैसे अर्थ के अराउंड हो तो वो उसको पेरिजी कहते हैं। अगर जैसे ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है तो उसे हीलियन कहते हैं, जो हीलियन इज सन। तो इसी तरह से अगर चांद के गिर्द घूम रही है तो दैट इज कॉल्ड पेरिलियन। तो उसका जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगा अराउंड 200 किलोमीटर्स होगा, और दूसरा सेमी मेजर एक्सिस अराउंड 6,300 किलोमीटर। तो दैट मीन्स कि काफ़ी दूर जाएगा चांद से और फिर करीब आएगा। और हमने इसका डिज़ाइन इस तरह से किया है कि इसका जो पेरिलियन है वो साउथ पोल की तरफ है, तो वहाँ ज़्यादा इंटरेस्ट है। अदरवाइज इट विल गो टू टेक द पिक्चर्स ऑफ द सरफेस ऑफ द मून। तो इसमें एज अ पेलोड जो है ना इसमें कैमरास हैं। इसके अलावा इसका ऑब्वियसली एटीट्यूड कंट्रोल सिस्टम है दैट विल ओरिएंट इट। स्पेक्स की तरफ आते हैं, ज़रा एलैबोरेटिव थोड़ा बता दीजिएगा स्पेक्स के बारे में। अच्छा, स्पेक्स का ये है कि जो पूरा जो मास की कंस्ट्रेंट थी वो थी 10 kg की initially, and it was then reduced to 9 kg, but that included everything that we could take on in that particular space.
जो हमें थी। तो उस दैट मीन्स कि उसमें डिप्लॉयर भी शामिल है, प्लस गोइंग टू द मून जो थर्मल कंडीशंस ऐसी थी कि वी नीडेड अ पावर सप्लाई फ्रॉम द ऑर्बिटर, कि अगर वो टेम्परेचर बहुत रिड्यूस होता है तो क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक से पर्टिकुलर डिग्री टेम्परेचर से नीचे नहीं जा सकती, इट एक्चुअली यू कैन नॉट अफोर्ड दैट। तो वो उसमें हमें पावर भी की थी। तो उस हिसाब से तकरीबन जो इसका मैस है ना सैटेलाइट का जो रिलीज़ होगा दैट इज़ अराउंड 6.5 kg। सर बताइएगा कितना इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए बतौर IST मेंबर, जब बात कर रहे होते हैं हम इस बारे में कि एक मिनिएचर सैटेलाइट IST इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी खुद लॉन्च कर रहे हैं, क्या फ्यूचर है हमारी स्पेस इंडस्ट्री का और हम उसमें किस तरह से इनकॉर्पोरेट करेंगे? देखिए जितनी भी स्पेस फेयरिंग नेशंस हैं ना, अगर देख लें आप जो भी हैं, उसका उनका सबका ये है कि फर्स्ट दे गो इनटू द अर्थ ऑर्बिट एंड डू ऑल दीज सैटेलाइट लॉन्च करते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए, और उसके बाद जब नेक्स्ट फेज इज बियॉन्ड अर्थ, और हमारा बियॉन्ड अर्थ में सबसे जो क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी दैट इज मून। So all of them are now going to moon. Either like the two leading are the US and the China and the US. And as far as the moon is concerned, तो उसमें China is leading because in the last 2 decades China के जो Chang'e missions हैं they started from 2007. And now 2006 is going, and then 2007 and Chang'e 7 and 8 is also planned. So, and the US after a long duration they did not go to the moon. They have started the Artemis program, and they are going to the moon, and they are helping other countries as well, just like China to be international partners like Pakistan, and in this one there are the 3 countries. France has got a payload on it. Italy has European Space Agency has one, but none of them will be released. They will be staying with that. So ये बात है। तो it is something that we like an opportunity that we है कि कॉस्ट की बात है ना, तो दे आर नॉट, CNSA इज़ नॉट चार्जिंग एनी थिंग फ्रॉम अस, क्योंकि उन्होंने एप्सकोस को जब ये ऑफ़र किया था तो उन्होंने कहा था कि जो भी कंट्री का बेस्ट डिज़ाइन होगा उसको हम फ्री में लेके जाएंगे। तो जो एप्सको कंट्रीज ने सब ने कम्पीट किया था, एंड वी ऑल्सो गेव अवर डिज़ाइन, एंड फॉर्चुनेटली आवर डिज़ाइन वॉज एक्सेप्टेड। So इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें it's a very cost effective way of going. Otherwise obviously it is very costly to go to this. Ultimately China एक स्पेस एक मून स्टेशन कायम करने का सोच रहे चांगे 8 के बाद। तो हमारा पाकिस्तान का क्या फ्यूचर होगा इसमें, चांगे 6 में? क्या हम आगे भी कोलैबोरेशन करना चाह रहे हैं चाइना के साथ चांगे 8 में, या फिर जो मून स्टेशन कायम करना चाह रहे हैं चाइना, उसमें क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं हम बतौर पाकिस्तानी या ISTians? जी एक्चुअली जिस तरह से चेंगे 6 की अपॉर्चुनिटी ऑफ़र हुई थी, तो अब चेंगे 8 की भी अपॉर्चुनिटी ऑफ़र हुई है, और ये अपॉर्चुनिटी जो है ना, दिस इज़ फॉर द रोवर एंड रोबोटिक मिशन ऑन मून। सो वी आर राइट नाउ इन द फेज ऑफ द प्रपोजल फेज, एंड ऑब्वियसली अदर कंट्रीज आर ऑल्सो पार्टिसिपेट। इसके लिए भी वही बिडिंग होगी उसी तरह से आप उसी तरह से होगा कि डिफरेंट कंट्रीज विल गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दैट, और ये भी अपॉर्चुनिटी जो है ना इज आल्सो थ्रू दी एप्सको, जो कि चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी है। So we are hoping that our design for our rover will also be accepted. In that case, in 2028 our rover will going to be landing on the moon to perform robotic missions on the moon. सर थोड़ा आपके बारे में पूछते हैं, आप कितने अरसे से IST में काम कर रहे हैं और किस तरह से आपने डेवलपमेंटल स्टेजेस देखे हैं इस यूनिवर्सिटी में या पाकिस्तान का जो स्पेस एजेंसी है हमारी स्पार्को, उसमें तो अपने बारे में भी बताइएगा और इस इंडस्ट्री के बारे में भी बताइएगा। जी
मैं तो यहाँ 2005 से हूँ, 2005. So I came here in Pakistan in 2004, NUST में under the Foreign Faculty Hiring Program. और मेरा previous जो है organization that is SUPARCO. तो इन लोगों ने फिर when I came to NUST तो उन्होंने कहा कि भाई क्योंकि ये पहले एरोस्पेस इंस्टीट्यूट था ऑफ SUPARCO ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. So I was kind of in a way associated with that when this thing was coming up. Interestingly मैं बताऊँ ये जो साथ आपका सेशन है ना SUPARCO का, जी जी, इसका रेडियो सर्वे मैंने किया था. अच्छा. That was in 80s. That can we establish our session over here or not SUPARCO का. Okay. So ये वाला जो because you know for low Earth orbit satellites you have to have a certain elevation angle जो आपको पहाड़ तंग ना करे ना. हमारे तो इधर ये मरगल्ला के पहाड़ है ना, so we had to move back and see के इसका कितना लो होता जाता है. So when we moved over here then we saw that this is geographically okay. ये क्वेश्चन आता भी है स्टूडेंट्स की तरफ से कि इस्लामाबाद में खाने के बजाय यहाँ पे बना लें. हाँ, तो वजह ये है आंसर भी मिल गया आज सब लोगों को. जी जी. सो उस मामले में तो कोई एरोस्पेस इंस्टीट्यूट का कोई या यूनिवर्सिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. हमने सिर्फ अर्थ स्टेशन बनाना था फॉर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट. उस वक्त लैंड सेट और ये दूसरा जो फ्रेंच हियर joined as the head of the electrical communication department. There were only two departments at the time, aerospace and communications. बहुत मोटिवेटेड हैं हमारे स्टूडेंट जब से ये खबर ब्रेक हुई है कि हमारी यूनिवर्सिटी एक सैटेलाइट भेज रही है, तो डेफिनेटली इट क्रिएट्स अ ग्रेट इम्पैक्ट. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. Welcome, and all the team members also. थैंक यू.